What's going on 10th graders? How's everyone doing? I hope everyone's doing all well and good. तो आज हम करने वाले मैथ्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पहली बात, हम मैथ्स क्यों कर रहे हैं? तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि फिजिक्स के बाद ये हमारा पहला मैथ का चैप्टर होने वाला है जिसमें हम मैथ्स का तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। अब तीसरा चैप्टर क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ईजी है, लास्ट टाइम की तरह ये हार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो बाकी चैप्टर आसान हो जाएंगे। तो मैथ्स की जिम्मेदारी भी ले ली है। तो चैप्टर का नाम फिर से देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब नाम इतना बड़ा है लेकिन चैप्टर आसान। तो हर वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? जिसकी अगर जो हिंदी वाले हैं वो ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे और जो इंग्लिश वाले वो लिखेंगे द वैल्यूज दैट कीप चेंजिंग, द वैल्यूज दैट वेरी। वेरिएबल नाम में ही है तो हिंदी वाले लिख लो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। तो हिंदी में जो पढ़ते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं ताकि याद करने में आसान रहता है। लेकिन जो इंग्लिश में द वैल्यूज दैट कीप वेरिंग और कीप चेंजिंग, दैट डू नॉट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल्स का ऑपोजिट है कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 वगैरह वगैरह। इसलिए एक्स को एक वेरिएबल माना जाता है। एक तो वेरिएबल्स हो गया। अब टू का तो मतलब बहुत ही सिंपल है, टू वेरी सिंपल। इन ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है। इक्वेशंस, अब ये पूरा वर्ड है इक्वेशंस। अब इक्वेशन में जहां पर भी इक्वल टू आता है वो इक्वेशन बन जाता है। लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री, जो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। अब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 1। पेयर मतलब दो अगेन, तो मतलब दो ऐसे लीनियर इक्वेशन जिनके दो वेरिएबल हो। इस पूरे चैप्टर में दो इक्वेशंस होंगे और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो ओके, एक और चीज बता देता हूं, ये पूरा मैंने स्क्रैच से बनाया। देखो, अगर यहां पे देखोगे मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल मेरे पास एक एनसीईआरटी का एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने मार्क कर रखे हैं। तो जब भी थोड़ी देर में जब हम थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। तो अच्छा, ये वाला नहीं, वापस चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक इक्वेशन का जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए, जो भी एक्स और वाई के पहले लिख रहा हूं वो कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ जुड़े होते हैं, जो साथ आते हैं। तो अगर एक ए कोएफिशिएंट है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन। तो क्योंकि हम दो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं तो हम जो है दो कोएफिशिएंट्स लेंगे। कैसे? एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब दूसरा, क्योंकि पैर है ना, दो होने चाहिए, तो दूसरा क्या होगा? आई थिंक यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि क्या होने वाला है। a2x प्लस b2y y प्लस, अच्छा ये c1 था, ये c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड या जनरल भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे जो है चैप्टर में ये यूज करने वाले हैं। अब तुमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो ग्राफ पे प्लॉट हो सकते हैं। अब कौन सा ग्राफ, चलो मैं बनाता हूँ। अगर ये है हमारा ग्राफ है, बन जाओ, ये ग्राफ है। सीधी लाइन नहीं बन रही लेकिन कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो ये सीधी लाइन है। चलो सीधी बना ही देता हूँ। ये एक सीधी लाइन है, यहाँ पे 0 है, 0 ये है। ओके, एरो बनाना मत भूलना। जब भी एरो ग्राफ बना रहे हो तो कार्टेशियन प्लेन जब भी बना रहे हो उस पर एरोज लगाना मत भूलना। और ये एक्सिस मत भूलना, एक्स और वाई एक्सिस और वाई डैश एक्स डैश। तो एक्स ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
और वाई ओ वाई डैश ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब तुम्हें पता ही है जो भी इस साइड आता है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जो भी इस साइड आता है वो सारे नेगेटिव होते हैं, जो सब ऊपर जाता है वो पॉजिटिव, जो सब नीचे वो सब नेगेटिव। ये मैंने फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी बताया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जिनने नहीं देखा है प्लीज देख लें। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। तो जो भी इक्वेशंस हैं वो इन ग्राफ पे प्लॉट हो सकते हैं, और जब भी प्लॉट होंगे सीधी लाइन बनती है। अनलाइक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे, उनकी जो है लाइन ऐसी होती है, पैराबोला जिन्हें कहते हैं। तो पैराबोला अभी नहीं सीखना है, तो अभी उसके ऊपर आएंगे भी नहीं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो सपोज ये हो गया हमारा लाइन 1, इसे मान लेते हैं लाइन 1। अब ये L1 लिख रहा हूँ लेकिन ये लाइन 1 है, इमेजिन कर लेना। और यहाँ पे लिखा है L2 मतलब लाइन 2। चलो दो डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, एक बनाता हूँ येलो से। तो एक लाइन मैंने ऐसे बना ली। सपोज एक इक्वेशन ऐसे जा रही है और एक इक्वेशन ऐसे जा रही है। तो कार्टेशियन प्लेन पे वो यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जो भी पॉइंट आ रहा है पता नहीं। तो ऐसे जो है 3 प्रकार के केसेस आ सकते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार, 3 टाइप्स। तो कौन से? पहला केस, जो दो लाइंस हैं वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर सपोज ये दोनों लाइंस हैं, ये सपोज L1 ये L2, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। इंटरसेक्ट। एक और केस हो सकता है कि जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जाए, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। एक लाइन सपोज मैं ऐसे बनाता हूँ और दूसरी लाइन वाइट से बनाता हूँ, वाइट से। जब ऐसे बनाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही जाते हैं, मतलब दोनों लाइंस कोइंसाइड हो रहे हैं। कौन सा कलर था? ये कलर था ना, हाँ, कोइंसाइड। एक और केस हो सकता है जहां पे दोनों लाइन पैरेलल हो, जहां पे दोनों लाइन पैरेलल हो, पैरेलल। अब इन केसेस में देखते हैं जो सोल्यूशन होता है इक्वेशन का, दो इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो जहां जिस पॉइंट पर भी मीट करते हैं वो उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो पहला केस का देखते हैं जहां पे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका एक ही सोल्यूशन होगा। मतलब जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पर मिलते हैं उनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। और जो लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही गए, उनके ऊपर तो कितने सारे पॉइंट कॉमन है। एक ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट, कितने सारे, क्योंकि लाइन तो एक्सटेंडेड है टू इन्फिनिटी। तो इसमें कितने हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो ये जो सोल्यूशन लिखने का तरीका है शॉर्ट का है, लेकिन एग्जाम में ये रेकमेंडेड नहीं है, ये क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए ये ऐसे लिख रहा हूँ। अब तीसरा केस आता है जब पैरेलल हो। जब पैरेलल होते हैं तब उनके बीच में अगर तुम देखो तो ये पॉइंट्स, ये जो दो लाइंस हैं, क्या ये कभी मिलेंगी? ये मैंने अपने फिजिक्स के लेक्चर में दिया था कि जो दो पैरेलल रेज होते हैं वो इन्फिनिटी पे मिलते हैं। मतलब क्योंकि मैथ्स में जो है इन्फिनिटी हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इनको बोलते हैं दे नेवर मीट। अब क्योंकि ये कभी मिलते ही नहीं है तो उनके सोल्यूशंस भी नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट करने ही नहीं वाले हैं। तो क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, उनके कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे। क्योंकि उनके कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इनको बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। तो हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए थे, एक बार लिखते हैं पूरा। तो पहला केस क्या था? पहला केस था जब इंटरसेक्ट कर रहे हो। दूसरा केस था जब कोइंसाइड कर रहे हो, दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही गए। और तीसरा केस
जब दो लाइंस पैरेलल हो। अब पैरेलल, अच्छा अब डिस्कस करते हैं कि इनके क्या होगा, इनके सॉल्यूशंस का क्या होगा। तो जब इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो मतलब उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। जब दो लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके जो है इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स, एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही गए ना, तो कॉमन पॉइंट्स तो इतने सारे आ गए। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब पैरेलल होते हैं तब वो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो उनके नो सॉल्यूशंस। बस इतना सिंपल है। अब एक और चीज आती है कि हर बार जब हमें चेक करना है कि अगर इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है या पैरेलल है, तो हम क्या करें, हर बार ग्राफ बना के चेक करें कि ये पैरेलल होंगे या क्या होंगे। तो नहीं, इनका एक ट्रिक है। याद करो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था इधर। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं पैरेलल हैं या कोइंसाइड कर रहे हैं इन। अच्छा एक और चीज बताना ही भूल गया। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो या कोइंसाइड कर रही हो तो उनको कहते हैं कंसिस्टेंट। ये जो सेकंड केस होता है इसको दूसरा नाम दिया जाता है डिपेंडेंट। जब भी सोल्यूशन आए, एक भी अगर सोल्यूशन आ जाए उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। जब इन्फिनिटली, चलो वो कंसिस्टेंट ही है लेकिन वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बट कंसिस्टेंट। लेकिन जो पैरेलल होता है उनकी नो सॉल्यूशंस होते हैं तो उसके इनकंसिस्टेंट। एक और टॉपिक खत्म हो गया। अब और क्या बचा, हाँ चेक करना है कि हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो इक्वेशन है उसे देखकर ही बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, पैरेलल होंगी। कैसे, इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं a1x। चलो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, चेक करने के लिए इसको मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि मैं सेपरेट कर पाऊँ। अब अगर a1, अब इनके सबके रेशियो निकालने हैं, जो a1 है और जो a2 है, जो b1 है, b2 है और c1 और c2, इन सबके रेशियो निकालने हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ऐसे जो है सबके रेशियो निकालने। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then first, what is first? Lines are intersecting. If a1 and a2 is not equal to b1 by b2, then then there is only one solution and the equation is consistent and the lines will intersect at one unique point. पूरा इंग्लिश में भी बोल दिया। अब एक और केस आता है, ये तो एक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is equal to c1 by c2, देखो जब भी ये वाला केस होता है हम जो है बाकी चेक ही नहीं करते हैं, बात का चेक ही नहीं करते। b1 by b2 इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू c1 by c2, हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो केस 1 आ जाता है इमीडिएटली। लेकिन इधर चेक करना पड़ता है, अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हमें बात का चेक करना पड़ेगा। जब भी ये होता है तब केस 2 क्या था, जब लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं। whenever a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is also equal to c1 by c2, then the two lines coincide, the equations are dependent but consistent and they have infinitely many solutions. Last case, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, तब क्या, that means there are no common solutions. It is case number 3. अरे यार ये क्या हुआ, तब मोटा बन गया। केस नंबर 3, तो whenever
a1 by a2 is not equal to b1 by b2, it is case 1, that means they are intersecting. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is also equal to c1 by c2, then the lines are coinciding and they have infinitely many solutions. Whenever a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, that means there are no common solutions and the lines will be parallel. चलो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो भी सिखा देता हूँ. तो लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या लेते हैं, सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस थ्री, चलो x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. अब पहले इसका इक्वेशन बना, मतलब इसका ग्राफ बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? तो पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं, इसमें एक्स वाई. तो यूजुअली 2 पॉइंट लेते हैं, लेकिन कुछ स्कूल में जो है 3 पॉइंट बोला जाता है ताकि वो लाइन जो है प्रूव हो जाए कि वो सीधी है. लेकिन अगर 2 पॉइंट भी लोगे और उससे सीधी लाइन बना दोगे तो भी चलेगा. तो मैं अभी दो ही बना रहा हूँ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल्स यू कैन डिसाइड अगर 3 बनाने या 2 बनाने. तो मैं अभी 2 बना रहा हूँ. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब x, चलो पहले जो है सबसे पहले x को 0 मान लो, एक पॉइंट को 0 मान लेते हैं. तो चलो मैं इसका ग्राफ भी पहले बना देता हूँ. तो अभी पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, गैप जो है मेरा सही है नहीं है, मत ध्यान दो. ये 0 हो गया, ये x, ये y डैश, ये x डैश, इनके मार्क्स होते तो पूरा लिखना. तो हमने x की वैल्यू 0 रख दी इधर. अब सॉल्व करो. x अगर 0 है, 0 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y विल बी इक्वल टू -3. चेक कर लेना, y की वैल्यू मिल गई -3. अब हमारी y की वैल्यू -3 आ गई. अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं. तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -3. चेक कर लेना अपने आप. तो अगर इधर 0 है तो यहाँ पे -3 है. अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. तो ये तो पॉइंट्स है 1 2 3, और इधर 1 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3. तो अभी तक मैं 3 ही पॉइंट ले रहा हूँ. तो ये हो गया 0, -3. अब है y एक्सिस पे -3, 0, ये वाला, ये हो गया -3, 0. अब इन दोनों लाइंस को, इसको मैं अभी हटा देता हूँ. इन दोनों लाइंस को अगर मैं ज्वाइन करूँ जैसे ऐसे, मैंने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया. याद करना दोनों लाइन को एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड मतलब यहाँ पे एरो लगा लो और पूरी तरीके से जितना एक्सटेंड कर सकते हो उतना कर लेना. तो अभी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कर नहीं सकता. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. अब मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, जिसको क्या दूँ, अब मैं लिखता हूँ x माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, इसको भी बनाओ ऐसे ही, x y. अब एक को 0 लो, तो अगर x को 0 लेंगे इस केस में तो x तो 0 -y -3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे चल के -y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -3. अगर यहाँ पे 0 लें, तो अगर y को 0 लेते हैं तो x -0 -3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आएगा, x -3 इज इक्वल टू 0. तो x अच्छा चलो ठीक है. तो पहली वाली जब x को 0 लेते हैं तब y की वैल्यू आती है -3, और जब y की वैल्यू 0 लेते हैं तब x की वैल्यू आती है 3. अब इन दोनों पॉइंट्स को भी प्लॉट करो. अब मैं जो है वाइट कलर यूज़ करता हूँ. तो 0,3 ये वाला पॉइंट, ये है हमारा पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है, अरे नहीं 0,-3 है, मतलब फिर से यहाँ पर, और फिर आया 0,3 मतलब यहाँ पर. अब जब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो नोटिस हमारा एक कॉमन पॉइंट आया है दोनों लाइंस का, ये वाला पॉइंट. ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट है. कौन सा पॉइंट, 0,-3, 0,-3. ये है इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन. कौन से दो, ये वाला और ये वाला का सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है ये वाला.
ऐसे हम ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने जो है ग्राफिकल मेथड कर लिया था, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो नया पेज बनाते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बाय द वे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1:A2, A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब अच्छा नहीं, पहला वाला भी करना है, चलो वैसे भी सेम ही क्वेश्चन है। इसमें जो है देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तीन चीज़ें सॉर्ट देखनी है। तो वो इक्वेशन लिख लो एक बार। इक्वेशंस क्या है? 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट वाला है 2x - y + 9, 2x - 9y, 9y था नहीं, -y + 9 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला देखते हैं, हमारा A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही है? तो ये है A1, ये है A2, सॉरी ये पहला वाला है A1, दूसरा वाला है A2। तो 6/2 हमारा वैल्यू आया है 3:1। अब B1, B1/B2 इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -3/-y। अब ध्यान रख, -1। अब ध्यान रखना साइंस का भी वैल्यू होता है, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस यहाँ पर भी आएगा। तो ये कट के हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 3,1। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जो है C1/C2 विच इज इक्वल टू 10/9। अब तीनों को देखो, हमें दिख रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सिंस, ये सिंस का सिंबल है, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट वेदर द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये वाला कौन सा केस था, याद करो, ये वाला आएगा पैरेलल। चेक कर लेते हैं, पैरेलल ही है ना, वैसे तो 100% पैरेलल ही है, मैं जानता हूँ। हाँ, केस 3 पैरेलल और इनके नो सॉल्यूशंस। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? अब देखना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y equals 5 and 2x - 3y equals 7, 2x - 3y equals 7। अब हमें चेक क्या करना है? पहले तो A1/A2 की वैल्यू है 3/2, B1/B2 इज इक्वल टू 2/-3, साइंस के साथ लेना है, और C1/C2 इज इक्वल टू 5/7। वैसे तो चेक करो तो इसकी वैल्यू ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? हमें सीधा यहाँ से पता चल रहा है कि A1/A2, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होगा हमारा केस 1। देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइन्स विल इंटरसेक्ट at a point and equations are consistent. That's all. अब एक ट्रिकी वाला करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, और हमारा दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू 14।
अब जब भी फ्रैक्शन में इक्वेशंस देते हैं तो उसको सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करने के लिए हम जो है उस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 2 और 3 का एलसीएम निकालो 6, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। तो 6 यहाँ पे गया तो ये बन गया 9x प्लस 10y इक्वल्स 42। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ देखो, a1/a2 इज इक्वल टू व्हाट 9/9, तो ये बन के हो जाएगा 1 या फिर 1/1। अब b1/b2 इज इक्वल टू, ध्यान रखना साइन का, तो ये होगा +10, यहाँ पे देखो प्लस है, बाई -10, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू -1 -1/1। तो यहाँ पे सीधा सीधा देख लो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, the lines will intersect, ये पूरा आपने लिख लेना, lines will intersect, they have a unique solution and are consistent। अब ये क्वेश्चन मैंने जो ऐड किया है ax प्लस 3y इज इक्वल टू -7 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 14। अब ये दिया है कि इसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हैं, तो यू हैव टू फाइंड a, मतलब क्योंकि इन्फिनिट सोल्यूशंस हैं तो a1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तब लिखते हैं जब क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि दिया है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हैं। अब इसमें कोई भी दो पकड़ो, चलो ये दोनों पकड़ते हैं, ये दोनों, तो ये इसको अभी छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, a1/a2 कितना है, तो a1 तो a ही है, a2 कितना है 2 इज इक्वल टू +3/-6, तो ये एंड में आता है -1, ये आता है +2, मतलब विच इम्प्लाइज a/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये 2 से 2 गया, आएगा हमारे पास a की वैल्यू -1। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से करते, कौन सा क्वेश्चन, तो लास्ट वाला है बिल्कुल। ड्रॉ द ग्राफ, अच्छा ठीक है, इधर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बाय द वे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines at the x-axis and shade the triangular region, मतलब वो triangular region को shade करना है। कोई एरिया वेरिया बोला है? चलो कोई एरिया नहीं बोला है, हम एरिया भी निकालते हैं। तो उसके लिए पहले दोनों इक्वेशन लिखो। पहले क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो है सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, x/y, x की वैल्यू लेते हैं 0, तो फिर क्या आएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब y को 0 अगर लें तो फिर क्या मिलेगा, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है -1। चेक कर लेना। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं।
तो ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अभी मैं ज़्यादा पॉइंट्स बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जब तुम बनाना तो पूरे पॉइंट्स बनाना। अब क्या है 0,1 0,1 मतलब ये वाला पॉइंट, ये 0,1 यहाँ पे आएगा और -1,1 सॉरी -1,0 यहाँ पे आएगा। तो लाइन ऐसे बनेगी, एक्सटेंड कर लेना मतलब यहाँ पे एरो बना लेना। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा इक्वेशन था? 3x + 2y - 12 3x + 2y - 12 = 0। अब वही ग्राफ बनाओ, x/y, x को 0 ले लो, सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो ये आ जाएगा 0 + 2y - 12 = 0, 2y = 12, y = 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। अब y की वैल्यू अगर 0 लें तो 3x + 0 - 12 = 0, so 3x = 12, x = 4। ये मैं थोड़ी तेज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो पॉइंट्स कौन से हैं? रेड से बनाता हूँ। कौन से? 0,6। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको एक्सटेंड करो तो यहाँ पे 6 आएगा, 4 5 6। तो एक पॉइंट यहाँ पे और 0,4 मतलब यहाँ पर भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 4। तो ये वाला जो पॉइंट है, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करो। इनका जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो ये वाला पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? चेक कर लेना, 3,2 सॉरी 2,3 2,3 आएगा। चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे? यहाँ पे 2 की वैल्यू डालना और यहाँ पे 3 की वैल्यू डालना। तो 2 - 3 + 1 = 0। तो यस, इट विल कम एज 0। सेम थिंग इधर ट्राई करना। तो 3 × 2 + 2 × 3 -12 विल कम एज 0। यस, इट विल कम एज 0। तो हमारा ये वाला पॉइंट मिल चुका है, तो विच इज 2,3। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि शेड द, क्या बोल रहा है? शेड द ट्रायंगुलर रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन है इसे शेड करना है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन, अच्छा अपने आप शेड हो गया, वाह। चलो एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ। इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। अब एरिया कैसे बताओगे? तो फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़ा होगा पहली क्लासेस में। तो हमारी हाइट क्या है? चलो पहले बेस निकालते हैं। तो ये आ गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो हाफ ऑफ बेस आ गया 5 यूनिट्स। हाइट कितनी है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3। तो 15/2 विल बी आवर आंसर, और 7.5 जो भी लिखना है लिख लो। ये आता है स्क्वायर यूनिट्स में, मतलब 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी हो गया। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन एल्जेब्रिकली, द एल्जेब्रिक मेथड ऑफ लुकिंग एट सॉल्विंग इक्वेशंस। तो पहले था ग्राफिकल मेथड, अब हम कर रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड। अब इनके भी मेनली दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप? पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको अभी नहीं लिखता हूं, बाद में लिखता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? लेट्स से वही दो इक्वेशन है जो पहले वाले थे, x - y + 1 = 0 and
3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस माइनस है ना, -12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, कोई भी एक जो है इक्वेशन उठा लो। चलो ये मान लो फर्स्ट है और ये है हमारा सेकंड। तो कोई भी इक्वेशन उठा लो। इस केस में जो भी जिनके कोएफिशिएंट्स नहीं होते हैं यूजुअली वो वाला उठाते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादा कोएफिशिएंट नहीं है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को LHS में रखो, बाकी सबको RHS भेज दो। मतलब अगर x इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे तो 0 था ही, तो हमने पहले क्या भेजा, पहले 1 को भेजा। तो 1 +1 से -1 हो चुका है। अब +1 से जब -1 हुआ है तब y बचा, तो y को -1 से +1 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। तो इन दी एंड हमारे पास आया है x इज इक्वल टू y -1। अब ये वाली जो इक्वेशन जो हमने बनाई है इसको हमको सेकंड में पुट करना है। मतलब 3x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है y -1, प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, हम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं हम उनको 1 वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये बनता है 3y -3 प्लस 2y, ये 12 को उधर या फिर ये -3 से ये सीधा हो गया -15, +15 इधर जाके +15 बन जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 15। अब y की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू का क्या करें, हमें y तो मिल गया लेकिन हमें x भी तो ढूंढना है। तो याद कर लो, हमने पहले x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी थी, x इज इक्वल टू y -1। अब y की वैल्यू पता है, तो इसको जब लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। सही आंसर, बिल्कुल सही, ऑब्वियसली सही आना ही था। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो है मैंने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, कौन से क्वेश्चंस हमें करवाने हैं। चलो पहले जो है सबसे पहला वाला करते हैं, x प्लस 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। चलो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन याद भी हो गया, इतनी बार किया है। तो अब क्या करना है, पहली इक्वेशन उठाते हैं, ये पहली थी ये दूसरी है। पहली इक्वेशन को उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि y तुम उधर जाओ। कैसे उधर जाओ, x इज इक्वल टू 14 वहाँ था ही, यहाँ से माइनस प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, हमें इतना पता है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको सेकंड में पुट करो। अब जब लिखते हो तो लिखना पुट इन सेकंड, या फिर लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। तो x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई ब्रैकेट में लिखना, इधर भी जो है ब्रैकेट, ये पूरा जो है ब्रैकेट में। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसको सॉल्व करोगे आएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स 4। अच्छा, ये इम्प्लाइज वाला साइन मत भूलना, पता नहीं क्यों कई बार टीचर काट देती है मार्क्स। तो इम्प्लाइज दैट वाला साइन मत भूलना। यहाँ पे था -2y, 14 को उधर भेज दिया तो 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स -10। माइनस से माइनस कटा, 2 1 2, 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। देखो ये मैं पूरा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल करवा रहा हूँ, याद करो। अब ये जो y की वैल्यू आई इसको x में डाल दो। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू करेक्ट। वो हमें दोनों आंसर्स मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस 3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0।
एंड रूट 3x माइनस रूट 8y, रूट 3x प्लस रूट 8y, ये दोनों ज़ीरो के बराबर है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतना डरना यूजली चाहिए नहीं, क्योंकि ये एंड में जो है बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारा पहला, ये आ गया हमारा दूसरा। अब यहाँ पे कोई भी उठाओ, पहला वाला उठाओ। अब यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस, या फिर 0 माइनस की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो माइनस रूट 3y बाय रूट 2, क्योंकि ये रूट 2 नीचे चला जाता है। ये आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू इस वाले में डालो। कैसे डालोगे? रूट 3 माइनस रूट 3y बाय रूट 2 प्लस रूट 8y इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसको करोगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं? सॉल्व करो, आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब जब सॉल्व करोगे तब तुम देखोगे कि रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3 बाय रूट 2 प्लस रूट 8 को याद करो हम कैसे लिखते थे? 2 प्लस रूट 2, रूट 2 y है ना, y इज इक्वल टू 0। अब क्या करो? अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। वैसे तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन चलो यहीं पर ही कर लेते हैं। तो रैशनलाइज जब करोगे तब आएगा माइनस माइनस 3 रूट 2 y बाय 2 प्लस 2 रूट 2 y इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। जब मैं एलसीएम जब एक कॉमन लूँ तब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 रूट 2 y बाई 2। करेक्ट। अब ये देखो इनके वेरिएबल सेम है, तो मतलब इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएगा, अच्छा 2 यहाँ पे पूरा एक कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिखने की जगह तो सीधा 1 लिखता हूँ, प्लस हो जाएगा ये 2। तो ये 2 यहाँ पे जो है मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अगर हम यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 रूट 2 y इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो जाके 0 इंटू 2 0 ही होता है। तो यहाँ पे आएगा रूट 2y इज इक्वल टू 0। ओह वाओ, सॉल्व हो गया। y इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ पे 1 आएगा बाय द वे, माइनस 3 प्लस 4 इज 1, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2, विच इज, ये पूरी खिचड़ी बन गई है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। वेरिएबल यहाँ पे जो है वेरिएबल की ही पावर की वैल्यू 0 है। मतलब जब y की वैल्यू 0 हो जाए, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये यहाँ पे 0 है। तो जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर पता है क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये आएगा आंसर। तो चेक कर लेना अपने आप, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ओके, एक्चुअली ये वाला जो है हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये वाले क्वेश्चन जब मैं एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तब ये वाले क्वेश्चन उसके साथ हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ज़्यादातर केसेस में हम यही वाला एक मेथड यूज़ करने वाले हैं। वैसे तो एक और मेथड होता है क्रिस क्रॉस मेथड। वो क्रिस क्रॉस मेथड जो है हार्डली किसी यूज़ का होता है, तो सीबीएसई ने बोला कोई बात नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, केवल ये दोनों आने वाले एग्जाम के लिए। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब नाम में ही है, इंग्लिश ही है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था पहले, जहाँ पे हम एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब अगर x की वैल्यू है तो उसको y के फॉर्म में लिख देते हैं। बेसिकली हमारा फाइनल, इनफैक्ट ये लिख लो,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉपी कर लेना कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशंस में इन वन वेरिएबल में करना है। ये है हमारा अल्टीमेट गोल। छत पे लिख लो, दिस इज आवर गोल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, वही पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हमें जो है पहला स्टेप देखना है, किसी एक वेरिएबल को उठा लो। यूजुअली हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि वेल यू नो वाई, तो हम जो है ज़्यादातर x को उठाते हैं। तो x की कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों सेम है। अगर एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे, क्या करोगे तुम? इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये इक्वेशन सब्ट्रैक्शन जो है पहली क्लास में पढ़े आए हैं कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो x माइनस एक्स ये कट जाएगा, मतलब हमने x को एलिमिनेट कर दिया है, जिंदगी से हटा दिया x को। अब y प्लस वाई, क्योंकि y प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या बोल दिया, हाँ, y माइनस माइनस वाई इन ब्रैकेट हो जाता है y प्लस वाई। तो हमें मिला है यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 होता है 10। तो हमें y की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन, ये जो वैल्यू है y की किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो मैं करूँगा पुट इन, कौन सा करता हूँ, फर्स्ट ले लेता हूँ, पुट इन फर्स्ट। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 5 इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आएगी 9। x की वैल्यू आएगी 9। चेक कर लो आंसर, हमने ये कहीं पर किया है, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9, सेम आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली में बहुत ईजी है, लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम एलिमिनेशन ही यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, वो बच्चों वाले के लिए है। एक्चुअली मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है 7th में सीख लिया था, तो वो वाला बच्चों मेथड है। ज़्यादातर केसेस में हम एलिमिनेशन का यूज़ करने वाले हैं। इनके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे थे, यहाँ पे भी सेम ही एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे करना है। तो हम कौन सा करें, वही वाले उठाते जो हम पहले करे आए हैं। मतलब ये वाला तो हमने कर दिया, ये वाला भी इसका वैल्यू 0 आता है। चलो तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कहना चाहते हैं हम, ये वाला करने वाले, ये वाला करने वाले, ये वाला करने वाले। तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं उसके ऊपर जाते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए एक अप्रोच होती है। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर उसके इक्वेशन बनाओ। मतलब कुछ दो एलिमेंट दिए होते हैं, एक को x मान लो, एक को y मान लो, सिंपल। पहला क्या बोला है, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्वेश्चन में यूजली हिंट दिया होता है, तो देखो लास्ट में इधर हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब हमें क्या ढूंढना है, एक्स और वाई ढूंढना है इन दी एंड। तो अब क्या करना चाहिए, तो दूसरा पीडीएफ है ना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, सिमिलरली लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। सबसे पहले ये लिख दो, क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, सबसे पहले ये लिख दो कि गिवन क्या क्या चीज है। अब लिखो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या हुआ है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स मतलब एक बैट की तो कॉस्ट क्या थी x, मतलब 7 बैट्स मतलब 7x प्लस व्हाट 6 बॉल्स। अब बॉल्स की कॉस्ट क्या थी y, तो 6y। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है 3800। ये हमने बना ली फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन और क्या बोला है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750, 1750। इसको सेकंड मान लो। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है फुद्दू है, लेकिन अगर कोई एग्जाम में पूछ ले सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुम्हें तो आता ही होगा। तो क्या करते हैं, ओके, जब यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, 7 और 3 में मिल रहा है कोई कॉमन फैक्टर, नहीं मिल रहा, 6 और 5 में कोई मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा, तो क्या कहते हैं, कोई भी एक वेरिएबल उठा लो। कैसे उठाओगे, चलो यहाँ पे देखो x को उठा लेते हैं। एक है 7x, एक है 3x। अब उनको एक ऐसे इक्वेशन में लाना है जहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब x और y के कोएफिशिएंट सेम है। तो क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और दूसरे वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 है, क्योंकि इनके दो कॉमन फैक्टर है नहीं, तो कॉमन फैक्टर बनवाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जब इन इक्वेशन को रीराइट करोगे तब आएगा 21x प्लस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो 3y हो 3 इंटू 6 हो गया 18, तो 18y इज इक्वल टू 11400। अब दूसरा इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, ये भी आएगा 21x क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 7 5 35, तो इसकी वैल्यू आएगी 12250। हाँ 12250। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया है, एक है कॉमन कोएफिशिएंट आ चुका है, एक है 21 और 21x दोनों में है, तो मतलब हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं, x को हटा सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 1 से 1 माइनस 2 करना है, मतलब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 21x और 21x तो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 17y माइनस 17y इज इक्वल टू 121। चलो कर ही लेते हैं एक्चुअली, ताकि कोई रिस्क ना हो। तो करो 5 2 यहाँ 8 1 हो गया, तो 850। इसको मैं अभी हटा देता हूँ वरना जगह लेगा। अब ये आएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस गया। अब ये तो मुझे टेबल आती है, तो 17 1s एंड 50s, तो y इज इक्वल टू 50। तो हमें y की वैल्यू 50 आ गई है। अब हमें y मिल गया है, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मिल चुका है। अब हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ बैट। अब कॉस्ट ऑफ बैट क्या था, x, तो कोई भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में लगा दो, मतलब इन दोनों में किसी भी एक में। तो मैं कौन सा चूज करता हूँ, मैं दूसरा वाला चूज करता हूँ, मतलब इसमें डालो, तो 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस कितना 5250 1200 1200। x की वैल्यू आ जाएगी 500, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज
50। बड़ी चीप है ना, बैट्स तो करीबन 4000 के आते हैं। चलो कोई बात नहीं, 500 का बैट ही छोड़ो। अब आते हैं टैक्स, अच्छा ये टैक्सी वाला क्वेश्चन है। तो एक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कई बार जो है क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पहले फिक्स चार्ज पूछते हैं। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक टैक्सी है। तो वो टैक्सी क्या करता है, ये क्या हुआ, वो टैक्सी क्या कहता है कि बहुत गंदी टैक्सी बनी है कि टैक्सी में बैठते ही कुछ फिक्स चार्ज पे करना है और जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करवाओगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, मतलब पर किलोमीटर चार्ज, लेकिन एक फिक्स चार्ज है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105। मतलब 10 किलोमीटर्स के लिए 105 है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज इज पेड 155। What are the fixed charges and the per kilometer charge? How much does a person have to pay for traveling a distance? अच्छा ये जो है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन का अगला पार्ट है। हाँ तो फिर से देखते हैं। तो फिक्स चार्ज पहले लिखो, लेट फिक्स्ड चार्ज be x rupees and let per kilometer charge be y rupees। और क्या बोला है? अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब यहाँ पे x प्लस कुछ और होगा। कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर, मतलब 10y 10 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर है तो y रुपीज़, और अगर 10 किलोमीटर है तो 10y। सिंपल। इसका टोटल प्राइस कितना है? 105। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है? अगर 15 किलोमीटर है, मतलब फिक्स चार्ज तो है ही, जब 15 किलोमीटर जाता है तब कितना था? 155। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब कोई भी एक वेरिएबल चूज करो। चलो इधर तो दिख रहा है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम x को ही उठाते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, x और x तो गया। 10y माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 5y एंड 105 माइनस 155 इज इक्वल टू माइनस 50। तो इसको निकालोगे तो माइनस से माइनस कटा, 5 1 जार 5 10 जार, मतलब हमें अभी मिल गया है, क्या मिला है अभी? पर किलोमीटर चार्ज। अब ये जो वैल्यू है y की, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो मैं जो फर्स्ट वाला इक्वेशन चूज करता हूँ, तो x प्लस 10y था ना, तो y की तो वैल्यू 10 है, 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। तो सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी 5। ये बड़े चीप लोग हैं यार। फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़, पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज़। मिल गया हमें। पूरा लिखना आंसर, जब भी लिख रहे हो आंसर तब लिखना कि क्या लिखोगे? द फिक्स चार्ज is 5 rupees and per kilometer charge is 10 rupees। चलिए ले रहा है। अब एक स्पेशल क्वेश्चन आता है। वो स्पेशल क्वेश्चन क्या कहता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा कुछ होता है कि 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501।
एंड एक और इक्वेशन होता है 49y प्लस 51x, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। अब ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन क्यों है बताता हूँ। तो ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहां पे देखो, जो वैल्यू x के साथ थी, जो वैल्यू x के साथ थी वो y के पास है, और जो वैल्यू y के पास थी वो x के पास है। इसको जब सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, एक को ऐड करोगे और एक को सब्ट्रैक्ट करोगे। एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट। मतलब एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो क्या करोगे, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो मिलेगा 100x 51x प्लस 49x इज इक्वल टू 100x प्लस 49y प्लस 51y 100y 100y इज इक्वल टू 501 प्लस 499, इसकी वैल्यू आएगी 1000। चेक कर लेना। तो यहां पे देखो x और y के बीच में 100 कॉमन है, तो 100 को बाहर ले आओ। इज इक्वल टू 1000। अब यहां से 2 0, यहां से 2 0, तो फाइनल इक्वेशन आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 51x माइनस 49x आएगा 2x, और 49y माइनस 51y आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 501 माइनस 499 इज इक्वल टू 2 ऑब्वियसली। अब यहाँ से 2 निकालो कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2 1 जार 2 1 जार, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये जो इतना बड़ा इक्वेशन था इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये दोनों इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। पहला क्या इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इस बार जो है y को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि जब कोएफिशिएंट्स तो सेम है, वैल्यू सेम है, वैल्यू 1 ही है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, एक में प्लस y है एक में माइनस y है। तो जब साइन अलग अलग होता है तो सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो देखना क्या होता है। तो ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 2x, ये तो कट गया क्योंकि इनके साइन अलग है। तब इनको ऐड करो तो 10 प्लस 1 11, x की वैल्यू आएगी 11/2। x की वैल्यू आएगी 11/2। अब x की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करना है, ये किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। यूजुअली हम 1 में डालते हैं, लेकिन इस बार 2 में डालते हैं। पुट इन सेकेंड। तो x की वैल्यू है 11/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 11 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि मैंने अल्टीमेटली तो यहाँ पे एलसीएम लिया था, तो इसको अगर यहाँ भेजेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो 11 तो माइनस 2y, 11 को भी उधर भेज देते, 2 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे माइनस 9, तो प्लस माइनस माइनस गया प्लस बन गया, तो y इज इक्वल टू 9/2। बस ये था स्पेशल क्वेश्चन। अब वापस वही वर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कौन सा है? अब फ्रैक्शन। अच्छा, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है, हैशटैग फ्रैक्शन क्वेश्चन,
तब हमें क्या करना होता है। तो फ्रैक्शन क्वेश्चन जो यूजुअली ऐसे आते हैं कि न्यूमरेटर को, जब भी कोई फ्रैक्शन क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x and let denominator be y। अब बेसिकली हमारा फ्रैक्शन ऐसा दिख रहा है x बाय y। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं इफ आई ऐड सम नंबर लेट्स से 1 टू द न्यूमरेटर एंड आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वी विल गेट लेट्स फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड कुछ दो और इक्वेशन देते हैं, दो और फ्रैक्शन मिल जाते हैं। तो फ्रैक्शन का बेसिकली यही एक मेथड है बेसिकली। तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन क्या था? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ओके, तो पहले तो ये तो बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? ये जो मैंने किया है ये तो सीधा मैं तो कॉपी मारूंगा और पेस्ट। let the numerator be x and let the denominator be y. Fraction becomes 9/11 if 2 is added both to the numerator and the denominator। मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों 2 को ऐड किया। मतलब फ्रैक्शन हमारा था x बाय वाई, हमने न्यूमरेटर में ऐड किया 2 और इधर ऐड किया 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 डिवाइड बाई वाई बाई 2 इज इक्वल टू 9/11। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था x बाय वाई, तो ये भी हमारा आंसर भी होगा। नेवर माइंड। दूसरा है इफ 3 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। मतलब ये तो एक हो गया इक्वेशन, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है वैसे इक्वेशन, ये अभी और करना है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ साइड्स, मतलब बोथ अप एंड डाउन, तो मिलता है क्या? 5/6 बोला था ना, 5/6। ग्रेट। अब क्या करना है? इसको सिंपल फॉर्म में करना है। तो x/2 y/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको लिखेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, यहाँ पे गया तो आएगा -4। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होगी 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। फाइनल इक्वेशन आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही मेथड है, ये पेज है ना मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है? यहाँ पे देखो कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट्स से मुझे x को निकालना है। x में कोई कॉमन कोएफिशिएंट है नहीं, कॉमन फैक्टर कोएफिशिएंट्स में कॉमन फैक्टर कोई है नहीं। तो हम क्या करेंगे? दोनों को, एक तो पहले तो 1 इंटू पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आता है? 66x माइनस, सॉरी हाँ 54y minus 4 6 minus 24, that similarly 66x minus 55y is equal to -3, तो -33। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इधर, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। तो x 66x और 66x और 66x कट गया, माइनस 54y प्लस 55y आएगा y, माइनस 24 प्लस 33 आएगा हमारे पास 9। तो y तो हमारा आ गया 9। मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर था वो 9 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कौन से वाले इक्वेशन में डालें, तो दूसरे वाले इक्वेशन में डालते हैं। पुट इन सेकंड, क्योंकि सेकंड में पुट किया तो 6x वही है, प्लस था माइनस 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 5y, तो y तो पता है ना हमें, इज इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 45 इज इक्वल टू -3। 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 45 विच इज इक्वल टू माइनस तो इधर नहीं आएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा ना, 42। तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 7। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा द फ्रैक्शन इज 7/9। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये फ्रैक्शन वाला भी हो गया। और कोई है? हाँ चलो, अब आते एज वाले क्वेश्चन पर। एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हैशटैग एज क्वेश्चन। एज क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तो यूजुअली फादर का एज दिया होता है या फादर मदर जो भी, और एक सन का एज होता है। चलो एग्जांपल से क्वेश्चन ही कर लेते हैं। 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ सन। तो सबसे पहले लेट जेकब्स एज बी x, या फिर चलो क्योंकि नाम में जो है जेकब है तो जे ले लेते हैं, और 3 times ऑफ सन। तो लेट सन्स एज बी एस। बस वेरिएबल ले रहे, एक्स वाई भी ले सकते हो, मैं जे एस ले रहा हूं ताकि आसानी रहे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence the age of Jacob will be 3। ओके पहले तो लिख दो ये, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी मत लिखो, 5 years later पहले लिखो। 5 years later J dash will be equal to J plus 5। Similarly S dash will be equal to S plus 5। अब बोला है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले जेकब्स एज was 7 times that of his son। अच्छा तो अभी तो 5 साल पहले बोला है, वो बाद में देखते हैं। 5 years ago J dash dash 2 डैश मान लो is equal to J minus 5 and S double dash is equal to S minus 5। इसको एक नए पेज में लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं 5 years hence, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 years hence मतलब ये वाला, तो J dash will be equal to 5 times that of his son। oh sorry 5 times बोले 3 times,
3 times that of the sun. So 3s dash. अब वैल्यूज पुट इन करो. कौन से वैल्यूज? j dash इज इक्वल टू j प्लस 5 इंटू 3s प्लस 5. सॉल्व करो. j प्लस 5 इज इक्वल टू 3s प्लस 15. मतलब जाके आएगा j माइनस 3s इज इक्वल टू 10. ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन j डैश डैश, मतलब जेकब्स एज 5 साल पहले विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. मतलब j डैश डैश विल बी इक्वल टू 7 s डैश डैश. अब j ये वाला तो है हुआ -5 क्योंकि j डैश डैश की वैल्यू है j -5. तो 7 s -5. तो j -5 इज इक्वल टू 7s - 35. तो j - 7s इज इक्वल टू, ये माइनस में आ रहा है. अच्छा ऑब्वियसली माइनस में ही आएगा. तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आएगा -30. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाओ. क्यों? क्योंकि j की वैल्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है. तो क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है सबट्रैक्ट करो. तो क्या करोगे? j माइनस 3s इज इक्वल टू 10, j माइनस 7s इज इक्वल टू -30. जब इनको सबट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस. तो j से j कटा, 4s इज इक्वल टू 40. 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40. तो 4 एकम 4 10. तो s इज इक्वल टू 10. तो हमें ये क्या मिला है? हमें मिल गया है एज ऑफ द सन. अब ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो. कौन से इक्वेशन में डालेंगे? चलो फर्स्ट में डाल देते हैं. पुट इन फर्स्ट. पुट इन फर्स्ट. अब फर्स्ट में डाला है तो j माइनस 30, 3s तो 30 हो गया. 3 इंटू s मतलब 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30. तो 30 इज इक्वल टू 10. तो j की वैल्यू आएगी 40. j इज इक्वल टू 40. तो फाइनल आंसर विल बी द एज ऑफ जेकब. या क्वेश्चन फिर से देख लेते हो. व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस? तो जेकब्स प्रेजेंट एज इज 40 and Jacob's son's age will be 10 years. एक चीज में लिख, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया था ना, ठीक है गुड. ये जेकब्स प्रेजेंट एज है बाय द वे. प्रेजेंट, यहाँ पर भी प्रेजेंट. और कोई क्वेश्चन है? चलिए यहाँ पे तो नहीं है, अगले वाले में होंगे. अब एक और एज वाला सवाल करते हैं. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं एक्चुअली. तो लेट, क्या लिखोगे? Noori's age. अब फॉर दी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं लिखूंगा, ओके ये प्रेजेंट एज है बाय द वे. प्रेजेंट एज BN, Noori, and let Sonu's present age be S. अब लिखो क्या? पहली चीजें दी क्या गई है? 5 years ago दिया है और 10 years later दिया है. तो पहले लिखो 5 years ago. अभी तक मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है, ओके? अभी मैं क्वेश्चन, मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं है. तो 5 years ago, एगो ही बोला ना, बस कुछ कीवर्ड चेक करना है. देखो 5 years ago, फिर 10 years later, फिर ये वाला पार्ट देखना है. ये वाला पार्ट बाद में देखना है. पहले जो अंडरलाइन किया है वो पहले देखना है. तो 5 years ago व्हाट? n dash is equal to n minus 5 obviously, and similarly
एस डैश इज इक्वल टू एस माइनस 5. 10 years later, please don't mind my handwriting, n dash dash is equal to n plus 10 and s dash dash is equal to s plus 10. Obviously. और क्या बोला है? Now you read the question. According to question, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. मतलब 5 साल पहले, मतलब n dash is equal to thrice as old as Sonu, मतलब 3s dash. अब n dash क्या था? n dash was n minus 5 and 3s dash, तो s कितना था? s minus 5. n minus 5 is equal to 3s minus 15. तो यहाँ पे आ गया n minus 3s is equal to minus 10. अब n dash dash 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. मतलब n dash dash is equal to 2s double dash. तो n plus 10 is equal to 2 into s plus 10. n plus 10 is equal to 2s plus 20. तो n minus 2s is equal to 10. वो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ पे n सेम आ रहा है, फिर से एलिमिनेशन लगाओ, सब्ट्रैक्ट 1 and 2. तो इसको मैं अभी ड्रैग ही करता हूँ, कट नहीं, कॉपी पेस्ट. तो यहाँ पे और एक और पेस्ट, एक यहाँ पे और एक ही है डुप्लीकेट. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू. तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. तो n से n कटा, अब आएगा माइनस s, क्योंकि -3 + 2s इज इक्वल टू -10 विच इज इक्वल टू -20. तो हमें सोनू की एज मिल गई 20 years. अब इसको पुट इन फर्स्ट या पुट इन सेकेंड करते हैं, एक्चुअली पुट इन सेकेंड. तो n minus 2 into 20 which is equal to 40, n minus 40 is equal to 10. तो आएगा n is equal to 50. दोनों की एज मिल गई. अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो है रिवर्सिंग द डिजिट्स वाला क्वेश्चन. अब वो क्या होता है उसका एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो पहले तो हम जो है अपनी बेसिक्स पे जाते हैं वापस कि होता क्या है. तो कोई भी अगर नंबर हो, लेट्स टेक 44 या 43 ले लेते हैं. 43 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्लेस वैल्यू के हिसाब से. पहले तो हम लिखते हैं 4 into 10 प्लस 3 into 1, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली अगर कोई और नंबर हो जैसे कि 82, तो 8 into 10 प्लस 2 into 1. सिमिलरली अगर कोई नंबर हो एक्स वाई, no ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सपोज डिजिट्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे x into 10 प्लस y into 1 विच इज इक्वल टू 10x प्लस y. अब रिवर्सिंग में क्या होता है, ये yx हो जाता है. तो yx क्या होता है? y into 10 प्लस x into 1, मतलब 10y प्लस x. तो ये दोनों आपस के रिवर्स हैं. ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया है तो क्वेश्चन जो है ये वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. फिट करवाता हूँ ताकि तुम देख सको.
द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9. ओके, सबसे पहले विदाउट थिंकिंग जब भी रिवर्सिंग शब्द दिख जाए ना क्वेश्चन में, ये वाला, तो क्या इमेजिन करोगे? सबसे पहले लेट द नंबर इन टेंस प्लेस बी एक्स. देखो नंबर हम क्या लिखने वाले, एक्स वाई लिखने वाले इन दी एंड. तो टेंस प्लेस में एक्स है, तो लेट द नंबर इन द टेंस प्लेस बी एक्स. लेट द नंबर इन यूनिट्स बी वाई. सिंपल. अब दो नंबर बनने वाले हैं. कौन से दो नंबर? एक तो ओरिजिनल नंबर और एक होने वाला है रिवर्स नंबर. तो पहले कैसे लिखेंगे? तो नंबर, तो एक होगा n और एक होगा n डैश. तो n डैश वाला रिवर्स होगा. तो n इज इक्वल टू x इंटू 10 क्योंकि टेंस प्लेस में है, प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 10x प्लस. ये हो गया हमारा n का वैल्यू. अब इसको रिवर्स करो. रिवर्स n डैश इज इक्वल टू y इंटू 10 प्लस x इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10y प्लस x. तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास. अब क्या बोला है क्वेश्चन? तो ये पार्ट तो फिक्स है. ये जो मैंने अब तक यहां तक लिखा है वो फिक्स है जब भी रिवर्स आता है. अब द सम ऑफ द 2 डिजिट्स मतलब x प्लस वाई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स 9. ये सम ऑफ द डिजिट्स है. अब 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. मतलब अगर एंड 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मैं यहाँ पे लिखा 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. मतलब 9n इज इक्वल टू 2n डैश. अब इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं. 9 टाइम्स 10x प्लस y, ये था हमारा ओरिजिनल नंबर, प्लस सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू 2 10y प्लस x. इसको सॉल्व करो. 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. ये जाएगा. चलो y को एक साइड भेजते हैं, y को RHS पे भेजते हैं और इसको LHS पे लाते हैं. किसको? x को. तो 90 माइनस 2 88 और 9 उधर चला गया तो माइनस में जाएगा तो 11. अब यहाँ पे 11 कॉमन है तो 11 वन जार 11 एट जार, तो 8x इज इक्वल टू y. अब इससे एक चीज नोटिस करो कि x, ओके ये इरेगुलर पॉलीगॉन क्यों बना? यहाँ इस इक्वेशन से क्लियर है दैट y इज ग्रेटर देन x. क्यों? क्योंकि x को 8 बार आना पड़ता है एक y बनने के लिए. मतलब अगर मैंने इस 8 को हटा दिया तो इनइक्वालिटी बन जाएगी. मतलब x इज लेसर देन y. ओके, अब फाइंड द नंबर. तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया. चलो वैसे तो इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2. 1 तो हमारे पास है ही. अब हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है. तो चलो क्योंकि हमें इसको मैं ऐसे लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में. 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब ये था पहला इक्वेशन और ये था दूसरा इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो. अब करो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1. ठीक है, मतलब यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 9.
अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट मत करो, ऐड करो। क्यों? y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम है लेकिन उसका साइन अलग है, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो उसको ऐड करो। तो अब उसको ऐड करोगे तो ये आएगा 9x, y से y कटा इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल गई y की वैल्यू भी मिल जाएंगी। क्यों? पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x क्या था 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y मिल गया 8। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? हमारा ओरिजिनल नंबर था xy, तो क्योंकि xy तो xy क्या है? x है 1, y है 8। बस यही है हमारा आंसर। इसको रिवर्स करेंगे तो 81 मिलेगा। बस यही है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट है? फिर वैसे तो अभी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये कौन से? अच्छा ठीक है, ये वाले अपने आप करना, मैंने इनके ट्रिक्स बता दिए। ये देखो, ये फिक्स चार्ज वाला है। इसमें जो है दो तरीके के नोट्स है, एक 50 रुपये का नोट है, एक 100 रुपये का नोट है। इधर दो तरीके के नोट्स हैं, तो इसमें एक को x लेना, एक को y लेना। ये जो इक्वेशन जो है इक्वेशंस अपने आप बन जाएंगे, मतलब बना लेना ऑफ कोर्स। अब तक तो सीख गए होगे इक्वेशंस बनाना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का ना, ये एक्सरसाइज 3.3 में ज़्यादातर एलिमिनेशन यूज़ किया है और 3.2 में ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ हुआ है। 3.1 तो ग्राफिकल मेथड है, तो वही वाले जो पहले सीखा था ना हमने, इसमें नहीं, इसमें देखो हमने 27 स्लाइड्स बनाए हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे? ये वाला, ये है ग्राफिकल मेथड। ये वाला बहुत काम आने वाला है बाद में भी, तो इसको इग्नोर मत करना। अब हमारे पास दो और क्वेश्चन बचे हैं। इन दो क्वेश्चन जो है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड है, जो यूजुअली तो फिजिक्स में करवाया जाता है, लेकिन ये जो इस चैप्टर में करवा रहे हैं क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स यूज़ करना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म स्पीड. If the train would have been 6 kilometers faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. Also, if the train were slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the distance of the journey. अब देखो, डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है। अगर कोई ट्रेन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जा रही है, उसका डिस्टेंस जो भी है वो तो सेम ही होने वाला है ना, d। तो हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। तो सपोज वो s स्पीड से जा रही थी और उसको t टाइम लग रहा था, तो उसने d डिस्टेंस कवर किया है। अब ये था शेड्यूल्ड टाइम एंड ये था शेड्यूल्ड स्पीड, मतलब शेड्यूल्ड स्पीड टू रीच इन द शेड्यूल्ड टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, मतलब अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, देन इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। मतलब जो भी शेड्यूल टाइम था दैट वाज t, ये तो एक है, और जो था t माइनस 4, क्योंकि 4 hours लेस इज इक्वल टू d। ये डिस्टेंस तो सेम ही है, उतना ही डिस्टेंस जाना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, यहां से देखो, अगर इसको माने इक्वेशन 1, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा st प्लस नहीं माइनस 24 प्लस 60 नॉट 60 और माइनस 4s इज इक्वल टू st, करेक्ट। तो यहाँ से st और यहाँ से st कट गया, 24 को यहाँ ले जाओ तो आएगा 60 माइनस 4s इज इक्वल टू 24। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ से अगर मैं 2 निकालूँ तो ये आएगा 3t माइनस 2s
इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 2 से 2 गया तो 3t माइनस 2s इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक और केस देखते हैं। तो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस। सेकंड केस क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब s इज इक्वल टू मतलब s माइनस 6 है हमारा पहला स्पीड। दूसरा क्या दिया है? टाइम दिया है। इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, मतलब t प्लस 6। करेक्ट? इसको सॉल्व करें। इज इक्वल टू डी एस टी माइनस 36 माइनस 60 प्लस 6s इज इक्वल टू एस टी, क्योंकि d इज इक्वल टू एस टी यहाँ फ्रॉम फर्स्ट। एस टी से एस टी कट गया, माइनस 6t प्लस 6s इज इक्वल टू 36। 36 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे देखोगे तो -1 अगर कॉमन ले, -1 को अगर -6 को अगर कॉमन ले, तो यहाँ पे आएगा t माइनस s इज इक्वल टू -6, सॉरी -6 इंटू 6, क्योंकि हमने -6 कॉमन लिया है, वो माइनस इंटू -6 यहाँ पे माइनस होगा। तो -6 और -6 गया, तो t माइनस एस इज इक्वल टू -6। तो अगर ऐसे देखोगे तो t इज इक्वल टू -6 प्लस एस, करेक्ट? और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, s s क्या होगा? -6 ना, तो s माइनस 6। तो ये हो गया हमारे t का वैल्यू। इसको हम क्या करते हैं? इसको करते हैं पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन। ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं, तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो पुट इन सेकेंड, तो t की वैल्यू है s माइनस 6, तो 3s माइनस 6 माइनस 2s इज इक्वल टू 12। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 3s माइनस 18 माइनस 2s इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 यहाँ पे चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा 30। तुम्हारी x की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 30। तो हमारी s की वैल्यू आ गई 30 वॉट किलोमीटर पर आवर। और अब क्या ढूंढना है? इस वैल्यू को इधर डाल दो, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट? 24 सेकेंड्स। तो दोनों आंसर मिल गए। अब एक और क्वेश्चन इससे थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। क्या कहता है? प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the trains travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two trains? अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो इमेजिन करो, ये एक पॉइंट A था और ये एक पॉइंट B। ये बहुत बड़ा हो गया है, छोटा करते थोड़ा। A B। अब एक ट्रेन यहाँ से चालू हुई, ये एक ट्रेन यहाँ से चालू हुई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज इस तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है ए ट्रेन x स्पीड से जा रही है। लेट, ये जब भी एग्जाम में लिख रहे हो तो ये सारे जो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये जो जहाँ पर भी लेट दिया है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेट लिख देना। Let the train travel a distance d in speed s and in time t.
हाँ इधर दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे y, और लेट से कि ये दोनों जो ट्रेन्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, पॉइंट C पर, एनी पॉइंट C, सपोज यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब एक ट्रेन जो है यहाँ से चालू है, एक यहाँ से चालू हुआ है, दोनों जो है यहाँ पे मिल रहे हैं सपोज, तो इसमें कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ए बी का डिस्टेंस दिया है जो है 100 किलोमीटर्स। अब लेट्स टेक द केस फॉर ए, मतलब ये एक ट्रेन ए है और एक बी, तो ए का क्या हो रहा है देखते हैं। अब हमें पता है एक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम ही रहेगा। तो यहां पे देखो, ये तो हमें पता है ये वाला डिस्टेंस, ये है 100 किलोमीटर्स, ये हमें पता नहीं है ना अब तक, और ये पूरा भी नहीं पता है हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं जहाँ पे पूरा दिखा रहे हैं। तो लेट्स टेक, क्योंकि ये जो ट्रेन ए है वो x स्पीड से जा रहा है और वो AC डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, d इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है x, अब उसकी स्पीड भी मिल गई, और क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था, टाइम क्या दिया है क्वेश्चन में, दे मीट इन 5 आवर्स इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, तो टाइम भी मिल गया, t इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब ट्रेन बी का एग्जांपल लेते हैं, वो कितना जा रहा है, वो तो इतना ही जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन उसको भी 5 आवर्स ही लग रहा है, मतलब डिस्टेंस तो उतना ही है BC, सॉरी डिस्टेंस चेंज हुआ है BC, स्पीड है उसकी y, टाइम उसकी सेम है, उसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5x और ये आएगा 5y। अब ध्यान से देखो, हमें ये AC मिल गया है, ये वाला AC, और हमें BC मिल गया है, ये वाला BC, तो मतलब अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इतना मिल जाएगा, करेक्ट। बाय ज्योमेट्री AC या AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, करेक्ट। तो AB क्या था, AB है 100 इज इक्वल टू AC कितना है 5x माइनस BC इज 5y, इसको रीराइट करोगे तो आएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आएगा 5 को कॉमन लेके x, मैं x बोलता हूँ y लिखता हूँ, x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या कह रहा है, दो ट्रेन आपस की तरफ में जा रहे हैं, मतलब एक इधर एक इधर, एक इधर, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, एक इधर और एक इधर, तो ये सेम, ये ट्रेन A, ये ट्रेन B, ये x स्पीड से और ये y स्पीड से। अब सेम लॉजिक लगाएंगे, A कितना जाएगा, अच्छा इसका मीटिंग पॉइंट लेट इट्स मीटिंग पॉइंट बी C समवेयर हियर, अभी पता नहीं है, इधर भी हो सकता है लेकिन अभी तक पता नहीं है। तो A कितना है AC, AC ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये वाला जो ट्रेन है ये इधर तक ही जाएगा क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट है, ये इतना जाएगा और ये इतना जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो AC कितना है, एक तो स्पीड हमें पता है, स्पीड कितना है x, और हमें टाइम भी दिया है, टाइम किधर दिया है 1 आवर, तो टाइम भी मिल गया 1। अब लेते हैं BC या CB क्योंकि ये B के लिए, तो CB का क्या होगा, CB इतना ही जा रहा है,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला और यहाँ पे रुक गया, यही है इसका डिस्टेंस। अब इतना डिस्टेंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो उसका स्पीड y है और उसका टाइम भी दिया है 1 आवर, क्योंकि ये 1 आवर पे ही यहीं पर यहाँ तक जा रहा है। तो y इंटू 1, सी बी इज इक्वल टू वाई इंटू 1। अब ध्यान से देखो, इजंट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। तो बाई ज्योमेट्री, मैं अभी बाई ज्योमेट्री नहीं लिख रहा हूं, लेकिन लिख देना ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। मतलब ए बी कितना डिस्टेंस था, यहाँ ए बी का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस 100 ही है। तो 100 इज इक्वल टू ए सी कितना था x, तो x प्लस वाई। रीराइट करेंगे, ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब होमवर्क क्या है, मैं होमवर्क तो नहीं कहूँगा, जब कर रहे होगे ये वाला प्रॉब्लम, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट्स में बताना। With this, we have finally reached the end of our chapter. We have done all the important questions and all of the most of the NCERT questions as well. You can try doing these on your own as well. It'll be helpful actually. So try finishing the NCERT. In fact, you should do it, because NCERT is basically the Bible of every textbook for 10th grade, and you can even practice a few extra questions if you can. So every example and every NCERT question should be done by now. And thank you. I'll be taking your leave here. Do let me know in the comments which other subjects should I teach. Till then, take care.